नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, फीडे विश्व कप का समापन हो गया है और इसके विजेता बने हैं 23 वर्षीय पोलैंड के ग्रैंड मास्टर यान डूडा। बड़ी बात यह है कि दोस्तों, डूडा के कैरियर की ना सिर्फ ये सबसे बड़ी जीत है, बल्कि एक और बात जो उनके कैरियर में जो हुई है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। इन्हें बहुत दिनों से जो है प्रतिभाशाली खिलाड़ी माना जाता रहा है, लेकिन विश्व कप की इस जीत की बदौलत पहली बार डूडा फीडे कैंडिडेट में भी जो है वो जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। खुद मैग्नस कार्लसन ने उनके परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहा है कि जिस तरह से उन्होंने 4 लगातार मुकाबलों में सबसे पहले ग्रिश्चुक को हराया, उसके बाद विदित को हराया और उसके बाद कार्लसन को हराया और फिर करयाकिन को हराया, और इन चारों मैचेस में उन्होंने एक बार भी जो है वो पिछड़े नहीं। कभी उनके ऊपर जो है दबाव नहीं था कि उनको मस्ट विन सिचुएशन में कभी वो आए नहीं, और लगातार इन चारों को हराते हुए उन्होंने विश्व कप जीता। तो पूरी तरह से डिजर्व करते हैं विश्व कप की जीत। इस जीत से विश्व नंबर 13 भी बन गए हैं। 2756 ये उनकी रेटिंग हो गई है। हालांकि उनकी हाईएस्ट रेटिंग 2019 में रही है, जो कि थी 2757, मतलब 1 अंक ज़्यादा बस। तो खैर, रूस के सेर्गी करयाकिन से मुकाबला खेले थे, जिन्होंने भी बेमिसाल शतरंज खेली है इस पूरे विश्व कप में। फाइनल तक पहुंचे, वो भी कैंडिडेट में जगह बनाने में कामयाब रहे। उनके खिलाफ जो है पहला मुकाबला क्लासिकल ड्रॉ रहा था, और कल था दूसरा मुकाबला, जिसे जीत करके डूडा बन गए चेस के नए डूड। तो आइए देखते हैं डूडा ने कैसे इस मुकाबले में जीता और कहां पर करयाकिन जो है गलतियां जो है करते चले गए। सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे डूडा, और यही एक एडवांटेज था। अंतिम जब आपके पास ऐसा एडवांटेज हो तो उसका फ़ायदा जो है कैसे उठाना चाहिए वो डूडा ने बताया। D4 से शुरुआत हुई, नाइट F6 खेला यहाँ पर सेर्गी करयाकिन ने। डूडा ने खेला C4, तो स्टैंडर्ड ओपनिंग खेलते हुए E6 खेला यहाँ पर करयाकिन ने, और डूडा खेलते हैं नाइट F3। और जैसे ही यहाँ पर D5 खेलते हैं करयाकिन, तो यहाँ पर QGD ओपनिंग पे जो है मैच यहाँ पर चला जाता है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में। डूडा ने नेचुरल मूव खेला नाइट C3, और अब यहाँ पर करयाकिन जो तैयार करके आए थे, उन्होंने इमीडिएटली सेंटर पर स्ट्राइक किया C5। हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर मेन लाइन जो सबसे ज़्यादा QGD में खेली जाती है वो है बिशप E7 या फिर बिशप B4, लेकिन C5 जो था वो इमीडिएटली सेंटर पे आप रिएक्शन दे रहे हैं। आपने मोहरा नहीं निकाला है, इसका मतलब है कि करयाकिन भी आक्रामक खेलने के मूड में थे। ओके, डूडा यहाँ पर जो वाइट के लिए सबसे अच्छा वेरिएशन है C×D5 मारते हैं। क्यों? क्योंकि इस वेरिएशन में C×D4, क्वीन D4, E×D5 के बाद आप देखिए कि ये आइसोलेटेड क्वीन पॉन जो है बोर्ड पे बचा हुआ है, मतलब एक ब्लैक की वीकनेस है। बदले में ब्लैक को एक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि उसका पॉन हटने से एक एक्स्ट्रा स्पेस उसको मिलता है सेंटर पे। ओके, डूडा ने यहाँ पर खेला बिशप G5। ओके, बिशप E7 खेल के जवाब दिया यहाँ पर सेर्गी करयाकिन ने। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि नाइट C6 क्यों नहीं, क्योंकि ये वेरिएशन अगर खेला जाए तो होता यह है कि बिशप F6 आता है। अगर आप इस वेरिएशन को कंटिन्यू करेंगे, जैसे नाइट D4, बिशप D8, नाइट C2 चेक, जो नॉर्मल हम थॉट प्रोसेस के तहत चल रहे हैं, किंग D2, नाइट A1 और बिशप H4, इसमें जितने भी मैच हुए हैं उसमें सभी में जो है वाइट की जीत का परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। खैर, तो इसीलिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड लाइन है उन्होंने वो खेला, बिशप E7 खेला। हालांकि बहुत ज़्यादा गेम आपको डाटाबेस में इस लाइन पे भी मिलेंगे नहीं, 242 के आसपास गेम है यहाँ पर। डूडा ने कंटिन्यू किया E3, और अब यहाँ पर खेलते हैं करयाकिन कासल। ओके, डूडा खेलते हैं रुक D1, नाउ नाइट C6, सो क्वीन A4 यहाँ पे डूडा ने खेला। दरअसल यहाँ पर ये दोनों खिलाड़ी एक मैच फॉलो कर रहे थे, जो कि अनीश गिरी ने खेला था वॉन्ग यू के खिलाफ 2011 में। मैच बहुत पुराना है, लेकिन उसको फॉलो कर रहे थे दोनों खिलाड़ी। बिशप E6 लेकर के आए यहाँ पर करयाकिन। तो डेवलपमेंट पूरा हो गया है, बस आपके पास एक D5 में वीकनेस है, लेकिन आपके पास जो है एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस है सेंटर पर। ओके, लेकिन वाइट ऑलरेडी यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्लाइड बेटर है। डूडा ने यहाँ पे खेला बिशप B5, और अभी भी वही मैच जो है फॉलो किया जा रहा है, क्वीन B6। और अब ये मैच का वो क्षण आता है जहाँ पर डूडा जो है वो एक नॉवेल्टी खेलते हैं। यहाँ तक मैच जो है वो अनीश गिरी और वॉन्ग यू के बीच जो कि हुआ था बीजिंग में 2011 में, उसको यहाँ पर बिल्कुल तरफ फॉलो किया गया। और अब उस मैच में कैसल किया था अनीश गिरी ने, और इस मैच में डूडा ने डिसाइड किया कि वो अपना बिशप जो है दे देंगे। और ये जो डिसीजन था ये बहुत ही एक ऐसा डिसीजन था जो कि नॉर्मली आप नहीं लेते हैं बोर्ड पर, खासतौर पे जब आप वाइट से खेल रहे हैं और आप अपना जो है बिशप यहाँ पर दे रहे हैं, अपोनेंट को एक अच्छा बिशप दे रहे हैं जो कि देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, इस डायगोनल पे अच्छा कर रहा है। लेकिन डूडा ने यहाँ पे जो डिसाइड किया था, जो वेरिएशन उन्होंने सोचा हुआ था, वो वेरिएशन था उनका नाइट इंटू D5, और डूडा उसको कंटिन्यू किए नाइट इंटू D5।
अपोनेंट को यहाँ पे बिशप देना पड़ा, बिशप इंटू D5, रुक इंटू D5 और बिशप इंटू B2। ठीक है, पोजीशन जो आई उसके बाद ऐसा नहीं है कि जो आप बोले कि वाइट बहुत बेटर हो गया, लेकिन डूडा का जो प्लान था वो जब आप देखोगे तो आपको मजा आएगा। डूडा यहाँ पे खेलते हैं किंग E2। अब किंग को बिना कैसल किए सेंटर पर रख देना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है, क्योंकि ये रुक इमीडिएटली गेम पे आ रहा है। और एक और बड़ी बात कि चूंकि लाइट कलर का बिशप आपका चला गया है, नाइट ऐसी कोई पोजीशन पे नहीं है, ना कोई पीस ऐसी पोजीशन में जो कि इस किंग को परेशान कर सके। तो किंग E2 इस पोजीशन पे जो है बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव चाल थी डूडा की, और इससे इन चालों से साफ दिख रहा था कि डूडा अच्छी लय में नजर आ रहे थे। आगे आगे जैसे गेम बढ़ेगा आप देखोगे कि डूडा के मूव की क्वालिटी इंप्रूव ही हुई, जबकि करयाकिन जो है वो काफ़ी चीज़ें आगे चल के मिस करने लगे, क्योंकि शायद दबाव उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था। बिशप F6 यहाँ पे वापस लिया अपने मजबूत बिशप को। ठीक है, रुक HD1। तो डूडा ने इसीलिए सब कुछ किया था कि आपको एक अच्छा बिशप तो दिया है, लेकिन बदले में जो है उन्होंने अपने सारे पीसेस को खोल लिया है। 2 रुक ओपन फाइल पे है और लाइट कलर पे भी उनका अच्छा कंट्रोल है। नाइट मतलब सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पे दिख रहा था डूडा के लिए। लेकिन एक और बात कि करयाकिन के लिए भी कुछ खराब यहाँ पे ऐसा नहीं दिख रहा है। आप देखिए पॉन स्ट्रक्चर ठीक है, पीसेस ठीक दिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि करयाकिन की पोजीशन यहाँ पे कुछ खराब थी। करयाकिन ने रुक के C8 खेला और यहाँ तक ऐसा लग रहा था कि ठीक है डूडा ने जो भी खेला लेकिन पोजीशन बैलेंस है। डूडा ने खेला बिशप C4 और अब वो लम्हा आता है जब करयाकिन जो कि एंड गेम के एक्सपर्ट भी कहे जाते हैं और इनका डिफेंस भी बड़ा शानदार है, उन्होंने शायद ये सोच के खेला होगा कि इसको एक एंड गेम में लेके जाते हैं और ये इक्वल ही रखते हैं वाइट को इनिशिएटिव ना देते हुए। लेकिन ये जो मूव थी उनकी क्वीन B4 वो एक्सचेंज करना चाहते थे। निश्चित तौर पर एक्सचेंज करेंगे तो वाइट को नुकसान होगा, नाइट B4 पे आएगा। डूडा ने क्वीन B3 खेला और ये वो मोमेंट था शायद यहाँ पर इनको अभी भी एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं थी करयाकिन को, लेकिन करयाकिन ने यहाँ पे एक्सचेंज किया। जैसे उन्होंने क्वीन B3 मारा, क्वीन यहाँ पर बिशप इंटू B3 मारते हैं और अचानक अब डूडा को एक चीज़ रियलाइज़ होती है, करयाकिन को रियलाइज़ हुआ यहाँ पर कि जो D7 का स्क्वायर है शायद ये बहुत क्रूशल हो चुका। शायद जो करयाकिन की चाल थी कि इसके बाद वो जो है खेलेंगे यहाँ पर रुक एक्सचेंज करने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप खेलोगे रुक CD8, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि अगर वो मार देगा तो सब ठीक है, लेकिन मतलब समथिंग लाइक कि रुक इंटू D8, रुक इंटू D8, रुक इंटू D8 और इवन बिशप से आप मार लो या नाइट से मार लो, जो है सब कुछ जो है वो कंट्रोल में रहेगा। तो ऐसा देखने में लगता है और शायद यही ओवरलुक हुआ, क्योंकि मूव जो डूडा की तरफ से आ रहा था वो था रुक D7 और अब समस्या ये है कि ये B7 मर रहा है, F7 पे अटैक है। अगर आप यहाँ पर हटोगे तो यहाँ पर G4 करके आक्रमण हो सकता है जैसा कि मैच में हुआ था, और कोई भी प्लेयर खुद से ऐसी खराब पोजीशन नहीं लेना चाहेगा जहाँ पे मतलब इतने इंपॉर्टेंट मैच में जहाँ उस पर दोनों रुक जो है वो एक एक पॉन को डिफेंड करते हुए बैठे हुए हैं और उसके ऊपर जो है सामने वाला जो है इतनी अच्छी पोजीशन लेकर के अटैक कर रहा है। तो ये दबाव उनको ऊपर था और उनको समझ में आया। जैसे क्वीन एक्सचेंज हुआ तो उन्होंने यहाँ पे खेला नाइट B8। लेकिन क्या होता है कि जब आप अपने मोहरे पीछे खींचते हैं तो कहीं ना कहीं पोजीशन तो खराब होती है, भले ही वो आपने बचाव करने के लिए खींचा हो। नाइट B8 पे अपने स्टार्टिंग स्क्वायर पे चला गया। डूडा ने बोला भाई मेरे मोहरे तो सब अच्छे हैं ही हैं, ये रुक अच्छा है, ये रुक अच्छा है, ये बिशप अच्छा है, ये नाइट अच्छा है, चलो राजा के ऊपर अटैक करना जारी रखते हैं। उन्होंने खेला G4। ओके, H6 किया G5 को रोकने के लिए, तो डूडा को एक और मूव मिला H4, तो G6 करना पड़ा, नहीं तो प्रॉब्लम ही है। तो यहाँ पर खेला G5, H इंटू G5, F H इंटू G5 और बिशप E7। एक बार फिर से आप इस पोजीशन को देखिए, करयाकिन जो है आप किसी भी बड़े प्लेयर को अगर इस तरह की पोजीशन में डाल देंगे जहाँ पे उसके मोहरे हिल नहीं रहे हों और अच्छे स्क्वायर्स पे नहीं हो तो उसको समस्या जो है वहाँ पर जाती है। जैसे इन्होंने बिशप E7 खेला और अब डूडा ने खेल दिया रुक E5। और यहाँ पर आप देखो कि समस्या ये है कि अब बिशप को हटाएं तो हटाएं कहाँ। अगर बिशप को आप C5 वगैरह में हटाते हैं तो रुक E4 के बाद अभी क्या है कि नेक्स्ट में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये नाइट भी जो है वो E5 आने के लिए तैयार है और ये बहुत ही, और ये जैसे ही आप अगर ये नाइट वाइट हटोगे तो रुक की जो है वो एंट्री अलग हो रही है। तो समस्या जो है वो एक्चुअली में सिर्फ बढ़ रही थी यहाँ पर करयाकिन के लिए। तो करयाकिन ने यहाँ पे चाल खेली नाइट C6। लेकिन अब यहाँ से देखिए कि अब आपको लगता है कि चलिए सॉल्यूशन हो गया, शायद अब कुछ सब कुछ ठीक हो जाए। नाइट निकाल के आपने बिशप पे सपोर्ट लगा दिया, सेम टाइम रुक पे अटैक लगा दिया। लेकिन अगर सामने वाले के मोहरे खेल रहे हैं तो डूडा ने वही किया जो है करयाकिन के। आपको दिखेगा कि दोनों के मूव में कितना अंतर है स्टैंडर्ड में। डूडा ने खेला रुक D7 और यहीं से जो है गेम साफ हो गया था कि डूडा ने मैच में पकड़ बना ली है। अब समस्या यह है कि अगर आप नाइट इंटू E5 मारते हैं तो नाइट इंटू E5 के बाद ये गेम बचेगा नहीं। एक्चुअली में ये बिशप आपका मर रहा है, इस पर आप किसी तरह से अगर सपोर्ट लगाने की कोशिश करेंगे समथिंग लाइक दिस, तो नाइट इंटू G6 आ रहा है।
अगर आप बिशप को कहीं पर हटाते हैं तो नाइट इंटू F7 आ रहा है और ये मैच बचेगा नहीं। उसके बाद आप देख सकते हो बिशप कितना पावरफुल है, रुक कितना पावरफुल है, और ये नाइट भी जो है वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर बहुत सोचने के बाद उन्होंने नहीं मारा इस हाथी को और खेला बिशप D8। ओके, जैसे बिशप D8 खेला तो डूडा खेलते हैं रुक B5। अब क्या डूडा कर रहे हैं, अब डूडा ने अटैक किया है B7 के पॉन पे और नाइट E5 ऊपर आ रहा है। यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट A5। अगर मान लीजिए कि B6 वगैरह कुछ खेलते हैं ऐसा, तो नाइट यहाँ पर बिशप D5 भी आ सकता है और ये पोजीशन, और नाइट E5 सिंपल भी, ये भी विन हो सकता है, क्योंकि आप इसमें देखो तो अभी भी A7 मर रहा है, F7 पे प्रॉब्लम है, बिशप आप हटाओगे तो प्रॉब्लम है, जब तक बिशप नहीं हट रहा है ये दोनों रुक कनेक्टेड नहीं है। तो पोजीशन बहुत ही फंसी हुई थी करयाकिन की। तो करयाकिन ने यहाँ पे खेला नाइट A5। उनको लगा चलिए ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। हालांकि यहाँ पर एक पोजीशन थी जहाँ पर एक टैक्टिक्स लग रही थी और वो था रुक इंटू D8, रुक C D8, सो रुक इंटू A5। आप रुक दे करके 2 पीस ले सकते हैं, बट मुझे लगता है कि ये डूडा ने देखने के बाद भी इसीलिए नहीं खेला क्योंकि उनको लगा कि पोजीशन उनका अच्छा है और इस तरह के भी कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई गलती हो जाए तो वापसी हो सकती है सामने वाले की। तो उन्होंने सिंपल खेला बिशप D5। अब ये बिशप देखिए कितना कमाल का है कि ये नाइट जो है वैसे ही कहीं नहीं जा रहा है और अभी भी उस तरह का थ्रेड जिंदा है। रुक C7 खेला यहाँ पर डूडा ने, सॉरी करयाकिन ने। तो डूडा की चाल आती है बेहतरीन चाल यहाँ पर बिशप इंटू F7। अब समस्या यह है कि अगर आप रुक इंटू F7 मारने आएंगे तो रुक इंटू D8 आ रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने खेला किंग G7। तो यहाँ पर डूडा ने एक्सचेंज कर लिया रुक इंटू C7, बिशप इंटू C7, बिशप D5। और ये वो पोजीशन आया दोस्तों कि यहाँ पर बहुत ही सरप्राइजिंगली करयाकिन ने रिज़ाइन कर दिया। अब करयाकिन ने यहाँ पे रिज़ाइन क्यों किया, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप सोचो कि आपका B7 का पॉन बचाना है और आप इस पर B6 खेल दो, तो दरअसल नाइट D4 के बाद जो है ये पोजीशन बचाना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और आप देखिए नाइट गेम में आने नहीं वाला है और यहाँ पर 3 पॉन है वर्सेस 1। तो एक्चुअली टेक्निकली तो बिल्कुल ही डूडा यहाँ पे जीत चुके थे और इस बात को समझते हुए शायद खुद के जो लगातार गलतियां हो रहे थे उससे करयाकिन बहुत नाराज हो गए। ये भी देखिए एक चीज़ होता है, इतना बड़ा मंच विश्व कप के फाइनल में पहुंचना और उस फाइनल के एक फाइनल मैच में आपसे लगातार अगर गलतियां हों तो एक खिलाड़ी खुद से नाराज भी हो सकता है। ये भी दिखाता है कि शायद करयाकिन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इस विश्व कप के लिए और अगर अंत इस तरह से हो तो कभी कभी बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता। ये पोजीशन बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल रिज़ाइन कर दी जाए, खासतौर पर करयाकिन जैसे खिलाड़ी फाइट करते हैं, लेकिन ये पोजीशन पे उन्होंने एक प्रकार से डूडा को सम्मान भी दिया कि वाकई आपने बहुत अच्छा खेला है, इस मैच में मेरे लिए कुछ बचा नहीं, तो आप ये मैच जो है ले सकते हैं। हालांकि इसको थोड़ा कंटिन्यू कर सकते थे, जैसे कि बिशप B6 खेलते, बट स्टिल वो नाइट E5 जो है ना वो बहुत परेशान करने वाला था। जैसे रुक C8, अब मान लीजिए रुक F5 खेलें तो F4 आ रहा है, वो पॉन जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और शायद थोड़ी देर में ये G6 का पॉन जो है वो ना बचे बिशप E4 वगैरह के बाद। तो F4 बिशप E4 करके तो एक्चुअली में करयाकिन ने जो है ये सब चीज़ें देख ली होंगी और उन्होंने यहाँ पर हार स्वीकार कर ली। तो दोस्तों इस तरह जो है पोलैंड के 23 वर्षीय यान डूडा बन गए हैं चेस के न्यू डूड, विश्व कप विजेता बन गए। एक बार फिर से क्लियर कर दूं, शतरंज में विश्व कप जो है वो 3रे नंबर का खिताब है। विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले को विश्व चैंपियन कहते हैं, विश्व कप जीतने वाले को सिर्फ विश्व कप विजेता कहते हैं। ये टीम स्पोर्ट से अलग होता है, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, इसीलिए इसमें ऐसा है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया को। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू हो या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।